करण के गुस्से से सब चुप हो गए। करण वहां से चला गया और सोचने लगा। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो यौगिक सहायिका को ढूंढे। कुछ बहुत ही भयंकर हो रहा है जिसका पर्दाफाश करना जरूरी था। अगर अर्जुन के कपड़े वहां नहीं थे, इसका मतलब कोई था जो अंदर ही अंदर एक साजिश कर रहा था और उसका सीधा रिश्ता कलयुग से जुड़ा है। और फिर वो सपना जो करण को परेशान करता रहता था, अगले ही दिन वो सभा के सामने गया। मैं करण बोला, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समर के जंगलों में जा रहा हूँ। राजा बोले, हिमालय के पास वाले? करण बोला, जी, मुझे लगता है साइमय का सुराग वहीं मिलेगा, और अगर कलयुग को रोकना है तो यही एक रास्ता है। राजा बोले, तुम्हें पता है ना वहाँ बहुत खतरा है? करण बोला, कलयुग से भी ज़्यादा। सब लोग चुप हो गए। वहाँ अजीब तरह का अजीब रास्ते हैं। राजा बोले, जो अब कलयुग के साए में खड़े बड़े होकर काली शक्तियों के धारक बन गए हैं, जो कोई भी शेरों की तरफ भी आए हैं, लेकिन हमारे रक्षकों ने उन्हें रोक रखा था। अचानक से करण के दिमाग में कुछ हुआ। एक काली छाया सी चीख रही थी, पिता। और तभी देखते ही देखते वो काली छाया जलने लगी। पूरा जंगल धू धू करके जलने लगा। करण, वहाँ कहाँ खो गए हो? राजा बोले, वो मैं कुछ नहीं, करिश्मा भी तुम्हारे साथ जाएगी। राजा बोले। करण बोला, क्यों? उसने अपने कारण है, उसके अपने कारण है। करण उसकी याद में खोया हुआ था, जो पता नहीं कहाँ से उसके मन में आई थी, इसलिए वो हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन वो लोग समर के जंगल पर रास्ते पे चल रहे थे। उन लोगों का भेष बदल लिया था। हिमाचल से होते हुए वे लोग उन जंगलों में पहुंचे जिन्हें समर कहते हैं। करिश्मा करण को समर के जंगल का इतिहास बता रही थी। ये जंगल युगों पुराना है, इन्होंने सब कुछ देखा है। करिश्मा बोली, इन्हें अंधेरों में इनके अंधेरे में ऐसे जीव बसते हैं जो सिर्फ इनसी कहानियों में नजर आते हैं, जैसे कि गंधर्व, जिन्हें बेश की इल्फ कहते हैं, यकीन खान, फुर्ती युवन, असल में इन्हें जंगलों से निकले हैं। बहुत पहले एक एफलक सरदार का कलयुग का समझौता किया था, उसके बाद उन्हें देखा नहीं गया, लेकिन कहते हैं उनसे बड़ा कातिल इस समय धरती पर कोई नहीं है, और उनकी पूरी सेना कलयुग के तैयार कर रहा है। उनके बारे में ये सब सब सच है जो मैंने सुना है। करण बोला, हाँ, कि वो सुंदर होते हैं और सदियों तक जीते हैं। कलियों की सदियों की शुरुआत में भारत में बहुत से महाराजाओं ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रही है। यहाँ तक कि अशोक, अकबर, आदित्य जैसे महाराजाओं ने भी उन्हें, हम महेश्वरियों ने भी एक दो बार मुहिम भेजी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। इनके बारे में बहुत सी काली कहानियां हैं। जैसे करण बोला, एकलव एक राजा का कुलनम, उनमें से कलयुग का समझौता किया था कि वे अपनी 7 पुश्तों उनके अधीन कर देंगे और वो उनकी बेटी की शादी भी कर देंगे। उनके बेटे को कोई बीमारी हो गई थी। तब तब राजकुमारी आयशा काली एल्फ बन गई, काली परी, पर वो कुन्नम की असली बेटी नहीं थी ना। करण बोला। लक्ष्मी को बोली, हाँ, आयशा उसे जंगल में मिली थी, लेकिन उन दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता था कि कुन्नम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब कुन्नम की महेश्वरी खानदान के तीसरे बारिश मर गए, मार दिए, तब से आयशा ने कसम खाई थी कि वो महेश्वरी खानदान को तबाह कर देगी। हमने कम दुश्मन नहीं पाले हुए हैं। सुना है आयशा दूसरे कबीलियों के सेवा करने में लगी है। जो नहीं माना है उनका कत्ल हो जा रहा है। एक तरीका समझौता है वो। दोनों चलते चलते एक जगह रुक गए। रात हो गई थी। उन्हें आग जलाई और सामने बैठ गए। तभी करण को अपनी आंखों के कोने में एक हलचल दिखी। उसने करिश्मा का हाथ हल्के से पकड़ा और करिश्मा समझ गई कि एक छाया उन दोनों को जंगल से देख रही है। करण बहुत सतर्क होकर उस छाया को देख रहा था। जैसे ही वो छाया दूसरे पेड़ पर पहुंची,
करण ने हाथ से एक खंजर छूटा और पेड़ के नीचे वाले हिस्से पर लगा। एक चीख गूंज उठी। करण तुरंत उस छाया के पास पहुंच गया। अंधेरे से भी काले रूप एक शख्स सामने आया। चांदी जैसी आंखें, नुकीले कान, उसकी जीभ सुर्ख लाल, काला अल्फ। करण ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका चाकू उसके घुटने में से निकालकर उसके हाथ में गाड़ दिया। बताओ, हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो? उस उल्फ अल्फ की आवाज़ टूटी सी लेकिन भर्राती नफरत से भरी थी। आदमी को आदमी के कुत्तों, समर जंगल में कोई आदमी नहीं बचेगा। काली शक्तियों का करण असर हो ने रहा चाकू था। को उसके इससे हाथ पहले से कि वो घुमाना शुरू एल्फ कर दिया। और चीखता करिश्मा करण करिश्मा की ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख बेरहमी दिया देख रही और थी धीमे से क्यों करण के करण पर कान में काली बोली, शक्तियों का असर हो रहा था। इसके इससे साथी पहले आसपास हो सकते हैं। उन्हें पता चल गया कि उनके साथी को हमने ये किया है तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। तभी उस एल्फ के मुंह से इकट्ठा किया हुआ खून करण के चेहरे पर थूक दिया। तो जाए, कुछ बताने से पहले मैं मर जाऊंगा। महान कलयुग, मैंने तुमसे कहा है कि मैं जानना चाहता हूँ। करण ने यह कहते हुए अपने गले के कपड़े को हटाया। चांदी जैसा एक टैटू चमक रहा था, बकरी खोपड़ी जो विभक्त हो रही थी। एक सवाल है बस, जो मुझे मानना चाहते हो तो चाहता हूँ तू बिना दर्द के मरे। तभी करिश्मा ने करण का हाथ पर हाथ रख दिया। और मैं कोशिश करती हूँ इससे कुछ पूछने की। तू एक मंत्र पढ़ूंगी, मैं एक मंत्र पढ़ूंगी, ये सच बोलने लगेगा। करण ने हैरानी से वहाँ पे कुछ करिश्मा और की एल्फ तरफ आ देखा गए। उन्होंने और बोला, हमला चलो कर आप दिया। तुम कोशिश करके इधर देख करण लो। ने अपनी योगिक करिश्मा शक्ति ने से ताने सबको भरी मार नजर से भगाया। करण की ओर देखा और खुद के एल्फ के पास आ गई। तो वो लड़की बोली, तुम क्या हो, कैसे इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंच गए? ये जान करण मुस्कुरा रहा था। वो बताना चाहता था कि मैं पिछले जन्म में कर्ण था, जब गुरु परशुराम ने उसकी कई कुंडलियां खोल दी थी, जिसकी वजह से उसके पास योगिक शक्ति को देखने की शक्ति आसानी से आ गई है। इसलिए वो सब कुछ बहुत आसानी से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन वो चुप रहा और हंस दिया। वो लोग उस दिन वापस महल लौट आए। करण ने उसके कमरे में छोड़ते ही अनुभव अचानक से उसके बोल पड़ा, करण तुम्हें पता है तुमने आज जो किया है करने के मुझे विशाल भैया ने 8 साल लग गए। ओहो, तुम कुछ अलग हो। जी पता नहीं, अनुभव मुस्कुरा के चला गया। करण जाते ही थकान से सो गया। रात में अचानक से उसकी आंख खुली। उसके सामने चंद्रहास तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और उसे लेकर अखाड़े में चला गया। एक बार ट्राई किया जाए। करण ने अपनी आंखें बंद की और यौगिक शक्ति को महसूस करना शुरू किया। जैसे ही उसे अपने पेट में वो महसूस हुआ, उसने उस शक्ति को तलवार की तरफ भेज दिया। अगले ही पल तलवार सूरज की तरह जल उठी और वो तुरंत उस आग के करण चारों की तरफ घेर लिया। आग की तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके कंट्रोल से सब बाहर हो रहा था। वो आग लगातार उसकी चारों तरफ तूफान की तरह नाच रही थी। लग रहा था कि कुछ ही देर में वो झुलस जाएगा। अचानक से उस आग की दीवार एक आवाज़ आने लगी, तुम। करण ने नजरें उठाकर देखा तो उस आग में से एक चेहरा दिख रहा था। ये कैसे? क्या तुम करण? कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण? अचानक से कर्ण ने बदन में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। क्या तुम? आज में कल योग कैसे हो? आज के युग में कल का योद्धा कैसे है? तुमने फिर से जन्म लिया है। तुम्हें कैसे पता मैं कर्ण हूँ? देखता हूँ मैं कलयुग हूँ, जो तुम्हारी आत्मा का सच तुमसे कैसे छुपा रह सकता है। स्वागत है मेरे युग में। कलयुग बोला, तुम क्या चाहते हो? कर्ण बोला, देखो तुम्हारी नियति तुम्हें दोबारा जन्म लेने के लिए यहाँ महसूस किया है, लेकिन किसके वंश में? अपनी दुश्मन अर्जुन के वंश में? तुम मेरे साथ मिल जाओ, इस वंश का खात्मा कर दो
और फिर हम दोनों राज करेंगे। तुम कलयुग में केलाओ सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को हरा सकते हो। अब अब तो वो तुम्हारे पास पूरे विश्व में को खत्म करने का मौका है। तुम शायद भूल रहे हो, मेरे पास दिमाग है, कर्ण बोला। जब तक मैं जिंदा हूँ अर्जुन का वंश जिंदा रहेगा। तो बिस्कल्ली ने मुझे अपने आप को ही मारना होगा। ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हारा दोबारा जिंदा कर दूंगा। मैं कल यूं खो के भयानक युग दोबारा ले आऊंगा। और तब तो मेरे पास ऐसी शक्ति इकट्ठी हो गई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कलियुग बोला। पर मैं जानना चाहता हूँ कि कोई पुनर्जन्म लेने के बाद अपने पुराने जन्म की याद मन में कैसे रह सकता है। तुम मेरे पास कैसे आए हो? कर्ण ने कलयुग से पूछा। तुम्हें जैसे ही यौगिक एक शक्ति को खोला, मेरे लिए अर्जुन के वंश में आने का दरवाज़ा खुल गया। परीक्षित ने इस मेल में को बहुत मुझसे बचा रखा था, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें कभी वैसा नहीं करने दूंगा। मैं वापस कवच लगा दूंगा। करण, फिर कुछ नहीं बचेगा। अभी भी मौका है, तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं इस युग का सबसे महान योद्धा बनूंगा, कलयुग। लेकिन अब इस तरह नहीं। मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं कर्ण हूँ, कर्ण। अगली सुबह शिवराज बहुत परेशान थे। उसके बार बार अपना रात का सपना याद आ रहा था। वो खुद ही से बातें कर रहे थे। क्या कहूँ, किससे कहूँ ये सपना? कैसे सपने में उसका पहेली और कलयुग था। और फिर करण ने आगे बढ़कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो सर दर्द अब यही लग रहा है जैसे थोड़ी देर पहले करण ठीक यहीं था। वे मुझे मारा है जहाँ कलयुग को मारा था। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ शिवराज? परेशान कैसे? सरदार बोले। कुछ नहीं। क्या इस बात से परेशान हो? सरदार बोले। हमारे साथ ट्रेनिंग करोगे राजा साहब? और अब फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उस दिन करण के शिवराज की दोस्ती कर ली। दिन रात वो लोग ट्रेनिंग करते रहे। ऐसे करते हुए 5 साल बीत गए। अब तक 7 साल हो गए थे। करण पूरे जवान हो गया था। उसका सुडौल शरीर अपने पूरे उफान पर था। वो अब हर तरीके से लड़ने की कला में माहिर था। उसका यौगिक शक्ति पर कंट्रोल पूरा हो गया था। पूरे महल में सबसे ज़्यादा ताकतवर। लेकिन अब उसके पास कलयुग के सामना भी होने वाला था। इन 5 सालों में शीना, शिवराज और करण एक दूसरे के करीब आ गए थे। अमृता को ये बात फूटी आग नहीं सुहाती थी, लेकिन अब उन तीनों के बीच बहुत प्यार था। एक दिन ट्रेनिंग के बाद अचानक से करण बोला, टाइम आ गया है शिवराज। किस बात का? शिवराज बोला। हमें लाल इमारत के पास जाना है। क्यों, कुछ है तो? जो होने वाला है मुझे पक्का पता है। ये लॉकेट का रेस कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये कलयुग के सपने मुझे क्यों आते हैं? ये सुनकर शिवराज डर गया। इन 5 सालों में उसने किसी को नहीं बताया था कि वे रोज़ कलयुग के सपने उसके सपने में रोज़ कलयुग आते थे, जिसमें जिसमें वो रोज़ कलयुग बनता था और रोज़ करण उसे मार देता था। कैसे सपने? कलयुग कहता है कि अगर मैं उसे रोक सकता हूँ तो रोक लूँ।